जय महादेव। दर्शकों, आज हम लोग एक गंभीर गोचरीय स्थिति पर विचार करेंगे और वह है शुक्र का नीचस्थ गोचर एवं उसकी पापाक्रांत अवस्था। नीचस्थ गोचर आप लोग अच्छी तरह समझ रहे होंगे और पापाक्रांत अवस्था भी हमारे ज्योतिष के जो जिज्ञासु दर्शक हैं वो निश्चित रूप से समझ रहे होंगे। लेकिन यहाँ मैं कुछ बातें आपको विशेष रूप से उल्लेखित कर दूं जिससे कि आगे फल कहने में आसानी होगी और आपको समझने में भी आसानी होगी। 24 सितंबर से ही शुक्र नामक ग्रह नीच का हो गया, अर्थात शुक्र वर्तमान में कन्या राशि में गोचर कर रहा है। हर साल शुक्र नीच का होता है, ये कोई बहुत विशिष्टता का अवस्था नहीं कहा जाता। और ये दिवाली के इर्द गिर्द जो है वो लगभग हमेशा शुक्र नीच का ही होता है। लेकिन इस बार ऐसा क्या है, यह जानने की जिज्ञासा आपके अंदर अवश्य उठ सकती है। इस बार 24 सितंबर से नीचस्थ जो शुक्र की अवस्था है वो 12 नवंबर तक जो है वो बेहद खराब कही जाएगी। क्यों? एक तो शुक्र नामक ग्रह संपूर्ण जगत में भौतिक सुखों का मूल कारक ग्रह है। भौतिक संसाधन हो, आर्थिक स्थिति हो, उमंग उत्साह का विषय हो, इन सब का मूल जो कारक ग्रह है वह शुक्र ही है। और जाहिर सी बात है कि यदि शुक्र गोचर में नीचस्थ अवस्था में होगा अथवा पापाक्रांत अवस्था में होगा तो यह प्रत्येक व्यक्ति को निश्चित रूप से प्रभावित करेगा। हाँ, प्रभाव कितना किस पे पड़ रहा है यह व्यक्ति के जन्मकालिक ग्रह स्थिति पर निर्भर करता है, अर्थात जन्म कुंडली में शुक्र की अवस्था आपकी क्या है। अष्टक वर्ग में शुक्र कितना मजबूत दिखाई देता है, आपकी कुंडली कितना कारक है, कितना अकारक है। और हमारे वे दर्शक जो कारक अकारक नहीं समझते हैं उनके लिए थोड़ा जल्दी से बता दें कि केंद्र अथवा त्रिकोण का अधिपति ग्रह सदैव कारक कहा जाता है। तृतीय भाव, द्वितीय, खष्टम, अष्टम, द्वादश भाव, एकादश भाव ये अकारक ग्रहों की श्रेणी में आते हैं, अर्थात इनके अधिपति अकारक ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। तो हम विषय पर लौटते हैं कि 24 सितंबर से ही शुक्र नीचस्थ है, परंतु नीचस्थ अवस्था जैसा मैंने कहा कि हमेशा होती है, हर साल शुक्र नीच का होता है। लेकिन इस बार जो है शुक्र जब 19 अक्टूबर को तुला राशि में अर्थात अपने घर में जब प्रवेश करेगा तो वह वहां भी अपने पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाएगा, अर्थात अपनी राशि के अनुरूप फल प्रदान करने में वह अक्षम है। वह क्यों अक्षम है? यही वह कारण है जिसके कारण यह वीडियो हमें बनाना पड़ा और आप तक पहुंचाना ये मैंने अपना धर्म समझा, इसलिए मैं पहुंचा रहा। 18 अक्टूबर को सूर्य तुला राशि में प्रवेश करेगा, 19 अक्टूबर को शुक्र भी तुला राशि में प्रवेश करेगा और तुला राशि में पहले से ही केतु गोचर कर रहा है। और आप सबको पता है कि शनि मकर राशि में गोचर कर रहा है और मकर राशि में गोचर कर रहा शनि तुला राशि पर अपनी 10वीं दृष्टि डाल रहा है, अर्थात तुला राशि 3 पाप ग्रहों के पूर्ण प्रभाव में रहेगी। पहला सूर्य जो नीच का हो जाएगा, दूसरा केतु जो ऑलरेडी गोचर कर रहा है और तीसरा बाई सैटर्न एस्पेक्ट लिब्रा विल बी इन कंप्लीट मेलेफिक कंडीशन में रहेगी। तो अब प्रश्न यह उठता है कि इसका
प्रत्येक राशि के व्यक्तियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित होना होगा और प्रभाव निश्चित रूप से आपकी जन्म कुंडली में शुक्र की कारकता, शुक्र की अकारकता, जैसा मैंने कहा, उस पर तो निर्भर करेगी ही करेगी, लेकिन इस बात पर भी ज्यादा प्रभाव जो है वह डालेगी कि गोचर में शुक्र की स्थिति आपके अष्टक वर्ग से कितनी प्रभावित हो रही है, अर्थात आपके जन्म कुंडली में शुक्र का अष्टक वर्ग में कितने बिंदु प्राप्त किए और गोचर में कितना प्राप्त किए, इस पे भी निर्धारित होगा। कभी किसी एपिसोड में हम बहुत जल्द ही आपको अष्टक वर्ग से गोचर कैसे निर्णय लिया जाता है गोचर का, इस पर हम एक वीडियो निश्चित रूप से बनाएंगे। अब हम ज्यादा इस विषय को, गोचरी स्थिति को फल के रूप में आपके सामने लाने का प्रयास करने जा रहे हैं। और यहाँ पर एक बात हम और आपको बता दें जो अत्यंत आवश्यक है, आपको जान लेना बहुत ही आवश्यक है, वो ये है कि आजकल एक प्रथा सी हो गई है और बहुत सारे यूट्यूब पे आप देखेंगे बड़े माने सोकाल्ड एस्ट्रोलॉजर हैं जो ये कहने लगे हैं कि गोचर का फल लग्न से देखा जाना चाहिए। परंतु मेरी अपनी मान्यता ये है कि मेरी जानकारी के अनुसार आज तक महर्षि पराशर से बड़ा कोई ज्योतिष का पितामह नहीं हुआ, अर्थात ज्योतिष का ज्ञान रखने वाला नहीं हुआ। और महर्षि पराशर द्वारा रचित बृहद पराशर होरा शास्त्र में गोचर देखने की स्पष्ट रूप से व्याख्या की गई और जिसमें कहा गया कि चंद्र कुंडली से ही गोचर देखा जाना चाहिए। तो इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से पराशर का ही अनुसरण करता हूं। हाँ, लेकिन यह जरूर बता दें कि ऐसा नहीं है कि लग्न से किसी भी ग्रह का जो उपस्थिति है वो उपेक्षित है, नहीं, परंतु लग्न से गोचर नहीं देखा जाता। मैं यहां आपको और थोड़ा सा गहराई में अगर जाना हो तो मैं आपको बताऊं, बल्कि इन सभी कई चीजों को लेके मैं बहुत जल्द ही एस्ट्रोलॉजी पर बेसिक क्लास से लेके और हायर क्लासेस तक का जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं कि बहुत कि जितना मुझे ज्ञान है मैं आप तक पहुंचा सकूं। लग्न के अनुसार उस ग्रह की कारकता अथवा अकारकता को निर्धारित किया जाता है। महर्षि पराशर ने कहा कि लग्न के अवस्था से प्रत्येक ग्रह की कारकता अथवा अकारकता का निर्धारण किया जाना चाहिए। चंद्रमा से कारकता और अकारकता का निर्धारण के लिए नहीं कहा, विचार के लिए अवश्य कहा। लेकिन मान लीजिए मैं शुक्र की बात कर रहा हूं, उदाहरण सहित मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति की बात कर रहा हूं जिसका जन्म मकर लग्न में हुआ और उसकी जन्म कालिक राशि धनु है। तो मकर लग्न में शुक्र परम योगकारी ग्रह है क्योंकि वह पंचम भाव और दसम भाव दोनों का नेतृत्व करता है। लेकिन धनु राशि से जब इसकी विवेचना आप करेंगे तो गोचर की स्थिति अर्थात शुक्र की जो स्थिति आप लेंगे वह लग्न की कारकता को लेते हुए लेंगे, तभी फलित जो है वो स्पष्ट हो पाएगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। तो अब ज्यादा विलंब न करके मैं सीधे राशि पे आता हूं, मेष राशि। मेष राशि के हमारे सभी दर्शकों के लिए शुक्र धन भाव एवं सप्तम भाव का मूल होता है, कारक होता है। तो जाहिर सी बात है किसी भी प्रकार से शुक्र का पापाक्रांत हो जाना आपके लिए अच्छा संकेत नहीं प्रदान करता। अर्थात उक्त समय में 12 नवंबर तक
आपको इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए, मेजर रिस्क नहीं लेना चाहिए, फेमिलियर तनाव की स्थिति को अवॉइड करना चाहिए। हमेशा कोशिश करें कि इरिटेटिंग नेचर जो है आपकी, उसे मूल रूप से समाप्त करने का प्रयास करें। लोगों की बातें सुनने की कोशिश करें, अपना मत कम दें। हाँ, एक बात जो निश्चित रूप से आपको अनुसरण करना चाहिए, इस बीच में किसी भी प्रकार के पार्टनरशिप के बिजनेस से आपको बचना चाहिए। इसके बाद वृषभ राशि। वृषभ राशि में शुक्र नामक ग्रह आपके मूल अर्थात लग्न, चंद्र लग्न और छठे भाव का स्वामी है। लग्न के कारण यह योगकारी बनता है, लेकिन छठे भाव के कारण अकारक बन जाता है। लेकिन चूंकि त्रिकोण का नेतृत्व करता है, इसलिए शुभता इसके अंदर निश्चित रूप से होती है। तो लग्न का के अधिपति का, चंद्र लग्न के अधिपति का गोचर में पापाक्रांत हो जाना आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके डेवलपमेंट के लिए, आपके नेम फेम के लिए, आपके अपोजिटर्स के लिए अच्छा नहीं कहा जाएगा। इसलिए वाद विवाद से बचना हो, शरीर पर विशेष ध्यान देना हो। यदि आप किसी क्रॉनिक डिजीज के पेशेंट हैं तो यू मस्ट केयर। डिसिप्लिन के अनुसार आप रहें और समय से दवाइयों का सेवन करें। मिथुन राशि। मिथुन राशि में शुक्र द्वादश भाव और पंचम भाव का नेतृत्व करता है। इन दोनों भावों का नेतृत्व करने के कारण शुक्र एक तरफ कारक, दूसरी तरफ अकारक, लेकिन पंचम भाव पुनः त्रिकोण का अधिपति होने के कारण फलकारी हो जाता है, अर्थात इफेक्टिव हो जाता है। इसलिए आपके लिए भी यह गोचर उचित नहीं कहा जाएगा। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आपको झेलना पड़ सकता है। निराशा, छोटी चीजें भी आपको निराश कर सकती हैं, मन में उदासी पैदा कर सकती हैं, उमंगहीनता का अनुभव कर सकते हैं। तो इससे बचना होगा, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद कर्क राशि। कर्क राशि में शुक्र की तुला राशि चतुर्थ भाव की अधिपति होती है, परंतु एकादश भाव जहां वृषभ राशि का स्वामित्व होता है, वह भी शुक्र का ही घर है। लेकिन कर्क लग्न में प्रभावकारी स्थिति जो है वह शुक्र की नहीं होती है। अतएव 11th हाउस इस एसिडेंट में डोमिनेट करता है, जिसके कारण कर्क राशि के जातकों के लिए यह निश्चित रूप से समय ठीक कहा जाएगा। आपके रुके हुए कार्य संपादित होंगे। यदि लंबे समय से विवादित कोई मामला चल रहा है तो उसका डिस्पोजल निश्चित आपके फेवर में होगा। अदालती कोई निर्णय अगर पेंडिंग है तो आपके फेवर में ही आएगा। बड़े भाई से सहयोग मिल सकता है। कहीं यदि आपका पैसा किसी के पास रुका है या गवर्नमेंट पेमेंट अगर कहीं पेंडिंग है तो वह भी आपको इस समय प्राप्त होगा। तो ये समय आपके लिए बेहतर कहा जाए। अब आते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के भी हमारे दर्शक भाग्यशाली कहे जाएंगे, क्योंकि आपकी राशि से तृतीय भाव पराक्रम का घर शुक्र का आता है और दशम का आता है। इस लग्न में भी शुक्र अकारक ग्रह कहा जाता है, भले ही वो दशम भाव का नेतृत्व करता हो। क्यों कहा जाता है इस पर हम कभी चर्चा करेंगे, लेकिन राशिफल के समय ये सदैव ध्यान रखें कि शुक्र नामक ग्रह आपके लिए नकारात्मक ग्रह की श्रेणी में ही आता है। अतएव तुला राशि का पापाक्रांत हो जाना आपके लिए अच्छे फल देने का संकेत देता है। इसमें आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, क्योंकि आपके तृतीय भाव में शनि का भी प्रभाव, केतु का भी प्रभाव, सूर्य का भी प्रभाव, यानी तीनों ही पापक ग्रह तुला राशि में प्रभावकारी स्थिति में रहेंगे, जिसके कारण न केवल पराक्रम में वृद्धि होगी बल्कि एक्सपोजर की भी अच्छी संभावना है।
यदि आप आर्ट में इंटरेस्टेड हैं, फिल्म में इंटरेस्टेड हैं, म्यूजिक में इंटरेस्टेड हैं, तो निश्चित रूप से इस समय आपको प्रयास करना चाहिए। डेब्यू के लिए इससे बेस्ट पीरियड जो है वो कम मिलता है। तो फिल्मकार के लिए अगर आपके मन में जरा सा भी फिल्मी दुनिया का कहीं भी कोई कोना जाने का है तो निश्चित रूप से प्रयास करना चाहिए। और इसी के साथ साथ यदि आप नौकरी करते हैं या नौकरी के स्विच ओवर के लिए सोच रहे हैं या नई नौकरी का तलाश है तो वह इच्छा भी आपकी पूरी होगी। कन्या राशि, कन्या राशि में शुक्र द्वितीय भाव का नेतृत्व करता है और नवम भाव का भी नेतृत्व करता है। द्वितीय भाव का नेतृत्व करने के कारण जहां यह नकारात्मक माना जाता है वहां पुनः त्रिकोण का स्वामी होने के कारण इसे योगकारी माना जाता है, इसलिए इसकी योगकारी अवस्था इफेक्टिव कही जाती है। इसलिए कन्या लग्न राशि के जातकों के लिए भी यह समय अच्छा नहीं कहा जाएगा। किसी भी कार्य को कई बार करने के बाद भी यह आप बिल्कुल स्थिति में नहीं रहेंगे जानने के कि कार्य हमारा होगा कि नहीं होगा, टल सकता है। जो कार्य आपको बिल्कुल सुनिश्चित दिखाई देता है कि हो ही जाएगा वह भी टल सकता है और थोड़ा पारिवारिक वातावरण से भी आप पीड़ित रह सकते हैं। परिवार के प्रत्येक सदस्य के मतांतर के कारण गंभीर पीड़ा का अनुभव हो सकता है। यात्रा में भी अवरोध उत्पन्न हो सकता है। थोड़ी सी निराशा के भाव भी आ सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद तुला राशि, तुला राशि में शुक्र लग्न का नेतृत्व जहां करता है वहीं अष्टम भाव का भी नेतृत्व करता है। तो तुला राशि के हमारे सभी दर्शक मुख्य रूप से अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे और किसी भी प्रकार का कोई रिस्की डिसीजन नहीं लेंगे। यदि कोई लंबा इन्वेस्टमेंट करना हो तो उसे 12 नवंबर तक के लिए निश्चित रूप से आपको टालना चाहिए। और शरीर में किसी भी प्रकार, मुख्य रूप से यूरिन में या बीपी से संबंधित कहीं कोई भी निगेटिविटी अगर आपको नजर आए तो यू मस्ट कंसल्ट टू योर डॉक्टर, ये ध्यान रखिए। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि में शुक्र आपके जहां सप्तम भाव का नेतृत्व करता है वहीं पर यह द्वादश भाव का भी नेतृत्व करता है। तो शुक्र के पापाक्रांत अवस्था के कारण थोड़ा सा मॉडरेट रिजल्ट आपको मिलेगा। जैसे व्यवसायिक चीजों में निश्चित रूप से यह शुक्र आपको के लिए लाभकारी अवस्था पैदा करेगा, लेकिन अचानक व्यय के कारण आर्थिक संतुलन आपका खराब हो सकता है, यह ध्यान रखिएगा। बाकी स्वास्थ्य के लिए ठीक है, अर्निंग के लिए भी ठीक है, बट यू सपोज टू कंट्रोल द एक्सपेंस, ये ध्यान रखेंगे। धनु राशि, धनु राशि में शुक्र छठे भाव और एकादश भाव का नेतृत्व करता है, अर्थात इस राशि के लिए विशुद्ध रूप से शुक्र मारक ग्रह की श्रेणी में आता है और इसका गोचर में निर्बल होना, पापाक्रांत होना मंगलकारी सूचना प्रदान करता है। अर्थात हमारे धनु राशि के सभी दर्शकों के लिए यह समय उचित कहा जाए। आर्थिक रूप से समृद्धता का संकेत देता है, रुके हुए कार्य पूरे होंगे, नौकरी की प्राप्ति, इच्छित स्थानांतरण, और अगर विदेश जाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से यह सुंदर सुअवसर पैदा करेगा। मकर राशि, मकर राशि में थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना होगा। मकर राशि में शुक्र नामक ग्रह पंचम भाव का नेतृत्व करता है। पंचम भाव के साथ साथ दसम भाव का भी यह अधिपति है, जिसके फलस्वरूप शुक्र का निर्बल हो जाना आपको बहुत संकट में डाल सकता है। न केवल मानसिक रूप से बल्कि मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक प्रत्येक फ्रंट पे आपको उलझन दे सकता है। हालांकि ये बात मैं स्पष्ट कर दूं, किसी परमानेंट डैमेज की तरफ ये इंडिकेट नहीं करता,
लेकिन टिल द डे जब तक वीनस आर रनिंग इन अ मेलेफिक कंडीशन या दैट इज एफ्लिक्टेड इन गोचर, डेफिनेटली यू शुड टेक द प्रिकॉशन, अदरवाइज आप निश्चित रूप से परेशान हो सकते हैं और प्रत्येक फ्रंट पे परेशान हो सकते हैं। संतान से विशेष ध्यान रखना होगा, संतान के पक्ष में संतान से वाद विवाद से बचना होगा। ऐसा है कि इस समय में कोई भी अपना विचार प्रत्यारोपित करने का बिल्कुल प्रयास नहीं करना चाहिए। कुंभ राशि, कुंभ राशि के सभी दर्शकों के लिए शुक्र नामक ग्रह चतुर्थ भाव का जहां मूल है वहीं भाग्य का भी यह नेतृत्व करता है, जिसके फलस्वरूप शुक्र का निर्बल हो जाना आपके उपलब्धियों के लिए अच्छा संकेत नहीं कहा जाएगा, अर्थात यह नकारात्मक संकेत देता है। सावधान रहेंगे, न कोई रिस्की डिसीजन लेंगे और न ही कार्य में कोई लापरवाही करेंगे। यदि कोई लैंडेड प्रॉपर्टी से संबंधित मामला चल रहा हो या कहीं मकान खरीदने वाले हो, फ्लैट खरीदने वाले हो, दुकान खरीदने वाले हो, तो बहुत जांच परख के ही खरीदेंगे, अन्यथा 12 नवंबर तक संभव हो सके तो पोस्टपोन कर दीजिए। और इसके बाद आखिरी राशि मीन, मीन राशि, मीन राशि में शुक्र जहां तृतीय भाव को संचालित करता है वहीं आपके अष्टम भाव का भी नेतृत्व करता है। इन दो नकारात्मक भावों का नेतृत्व करने के कारण शुक्र आपके लिए परम नकारात्मक ग्रह माना जाता है और गोचर में शुक्र की निर्बल अवस्था आपको चातुर्दिक विकास का मार्ग प्रशस्त करने वाली सिद्ध होगी। आर्थिक पक्ष हो, सामाजिक पक्ष हो, पारिवारिक पक्ष हो, कोई भी पक्ष हो, आपको हर फ्रंट पे सक्सेस देना यह निश्चित रूप से सुनिश्चित करेगा। और यदि कहीं आपके जन्मांग में उत्तम दशाएं चल रही हैं तो यह माइलस्टोन जैसी सफलता प्रदान कर सकता है। और आखिरी में दर्शकों, आप सबसे एक निवेदन हम जरूर करना चाहेंगे कि जितने भी लोग ज्योतिष के प्रति जागरूक हैं, जिन्हें लगता है कि उन्हें वास्तविक ज्योतिषी या वास्तविक ज्योतिष का अध्ययन करना है, जिसमें कि वैदिक सिद्धांतों को आज के वैज्ञानिक युग में किस प्रकार परिभाषित किया जाए, किस प्रकार लगाया जाए और कैसे सही फलित किया जाए, तो मैं पहली बार आपके लिए ज्योतिष के क्लासेज स्टार्ट करने वाला हूं। और जो दर्शक हमारे इंटरेस्टेड हैं वो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे फोन करके अपना रजिस्ट्रेशन निश्चित रूप से करा दें। धन्यवाद।